नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आज हम जयपुर में हैं। जयपुर में बातचीत करेंगे यहाँ के सीनियर पत्रकारों से और जानेंगे कि राजस्थान चुनाव में क्या चल रहा है। एक थोड़ा सा न्यूज़ एनालिसिस भी है और साथ में समझेंगे कि चुनाव में क्या हो रहा है और पत्रकार उसको किस नज़र से देख रहे हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ। त्रिभुवन जी हैं। त्रिभुवन जी का करीब 35 साल के आसपास का एक्सपीरियंस है पत्रकारिता में। और सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही कि हम बाहर से जब राजस्थान के चुनाव को देखते हैं तो उसमें यही दिख रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस गारंटी कुछ कर रही है। बीजेपी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है, उसमें कन्हैया लाल का केस हो या फिर और दूसरे केस हो, और एक निकम्मी सरकार बना रही है। नैरेटिव के तौर पे आप इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस? जो मैंने मोटी मोटी बात बोली, अगर इसको आप डीप इसको उतारना चाहें हमें। नहीं, राजस्थान में ये कोशिश इस बार बीजेपी की दिखाई देती है कि वो हिंदुत्व का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। इसके तहत जो टिकटें दी गई हैं उसमें भी कई जगह साफ तौर पे दिखाई देता है कि वो बजाय एक स्टेट सामने आता है। तो इस बार जो रिजेंटमेंट था सबसे ज़्यादा वो ऊपरी तौर पर देखें तो राज्य सरकार के खिलाफ नहीं था, लेकिन ये जो नीचे के तबके हैं, जहां थानेदार लग रहा है, जहां एसडीएम लग रहा है, जहां पटवारी लग रहा है, जहां जिलेदार लगा हुआ है, जहां इरिगेशन के टैक्सेस वसूल हो रहे हैं, या पानी का बंटवारा कितना सही हो पाता है, कितना नहीं सही हो पाता है, उनके इलाके में आने जाने की बस कितनी ठीक चल रही है, सड़क कितनी ठीक है। तो ये जो स्टेट का स्वरूप है वो जिसको मतदाता किस तरह महसूस करता है, वो नाराज़गियाँ विधायकों के खिलाफ पहले सामने आई थी और उस पर गहलोत सरकार का या जो पार्टी में का जो नेतृत्व है उसका ये कहना था कि जब उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की गई थी तो उस दौरान जिन लोगों ने साथ दिया, आखिर उनका टिकट अब क्यों काटा जाए। और दूसरी तरफ जो बात थी वो ये है कि मतदाता चाहता था, या जो शुरू के फीडबैक आए थे उसमें ये कहा जा रहा था कि अगर टिकट बदल देंगे तो सरकार वापस आ सकती है, क्योंकि उनके प्रति जो नाराज़गी सरकार के प्रति न होकर के स्थानीय विधायक के प्रति नाराज़गी है। तो वो तो बदलाव हुआ नहीं है। तो इस दृष्टि से अब जो रिजल्ट आएगा वो बताएगा कि आखिर राजस्थान के मतदाता ने क्या निर्णय लिया है। जी, तो ये एक मोटा मोटा नैरेटिव की बात थी, लेकिन राजस्थान को हम उसकी ज्योग्राफिया से भी समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें जो पूर्वी राजस्थान वो क्या कर रहा है, सेंट्रल राजस्थान या फिर नॉर्थ वेस्ट ये क्या कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूर्वी राजस्थान की बात ही जानना चाहूँगा कि पिछली बार कांग्रेस को बहुत बड़ा एक हिसाब से ये लगा लीजिए कि सपोर्ट मिला वहाँ से। एक दो लोग ही बीजेपी के वहाँ से जीत पाए और ज़्यादातर, या एक शायद बसपा से जीते थे, और बाकी सब कांग्रेस को सीटें गई हैं। बसपा का बेस ये पूर्वी राजस्थान होता है। पूर्वी राजस्थान में देखिए, एक हमें कुछ फैक्टर्स अगर हम ऐतिहासिक रूप से माने तो हमारे राजस्थान में करीब करीब 60%, चाहे वो पक्ष के एमएलए हों चाहे विपक्ष के एमएलए हों, उनको जनता बदलना पसंद करती है। तो आप मान के चलिए कि 100 में से 60 जो कांग्रेस के हैं उनका हटने का नंबर है। अब की बार बदल रिपीट होते हैं ना। लेकिन बीजेपी के भी 77 थे, तो वो बहुत बड़ा गैप नहीं है। तो पूर्वी राजस्थान के एक तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उनकी सामाजिक संरचना क्या है। पूर्वी राजस्थान में एक फैक्टर जो कम चर्चित होता है वो है दलित वोट, खासतौर से चमारों का वोट, और जो मायावती परंपरागत रूप से लेती रही हैं। लेकिन ये देखा गया है कि बीएसपी का से जो जीतने, ज़्यादातर लोग पूर्वी राजस्थान से जीतते हैं। मतलब मैं खुद भरतपुर से हूँ, तो भरतपुर से ही हम देखें तो 2-3 लोग बीएसपी के जीत के आए, 3 लोग अगर उसमें धौलपुर भी जोड़ दें पुराना, तो उस तरफ से वो जीत के आते हैं। लेकिन वो आमतौर पर वो कांग्रेस में मिल जाते हैं। लेकिन एक ये भी देखा गया है कि जैसे जैसे मायावती कमज़ोर हो रही हैं, जो दलित वोट है, खासतौर से चमार वाला वोट है, जो अम्बेडकराइट है, वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जो बड़ा साइलेंट वोटर है, जो बहुत ज़्यादा ऊपर की ध्वनि से नहीं पता लगता। तो मुझे लगता है इस मामले में जो उनका एक दूसरी तरफ से लॉस हो सकता है वो कहीं कहीं मेकअप करने की बात है। एक फैक्टर है गुजर वाला, जो सचिन पायलट की वजह से आता है, वहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो गुजर बेल्ट बेसिकली करौली के आसपास और धौलपुर के और टोंक, और ये इस तरफ, ये सारी एक पूरी बेल्ट है। भरतपुर में भी है, जैसे नगर है उसमें बहुत ज़्यादा बहुतायत है। वहाँ पे आम तौर पे ऐसा लगता है जैसे गुजर वैसे भी परंपरागत रूप से बीजेपी का वोटर हुआ करता था, और सचिन पायलट की पिछली बार जो मौका देख के उन लोगों ने उनका झुकाव रहा। लेकिन गुजर जाति के जो वोट के पैटर्न में कुछ समस्याएं भी हैं।
सचिन पायलट मायावती नहीं है कि वोट 100% ट्रांसफ़र करा दें, है ना। वो लालू यादव नहीं है जो वोट ट्रांसफ़र करा दें। सचिन पायलट की लिमिटेशन ये है कि अगर कोई गुजर खड़ा नहीं है तो वो किसी को नॉन गुजर को वोट दिला सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई लोकल खड़ा हो गया, जो होता ही होता है, जैसे ही बहुतायत होगी तो वो लिमिटेशन हो जाती है कास्ट की, इस एंगल से देखें तो। पूर्वी राजस्थान में एक ERCP जो मुद्दा है, एक ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, ये राजस्थान के भविष्य की शायद सबसे ज़्यादा एम्बिशियस योजना है। ये योजना का जो स्केल है वो ये है कि 37,000 करोड़ की एक योजना बनी, जिसको वसुंधरा जी जाते जाते दे गई और नेशनल स्कीम के रूप में उसे मानती थी कि सरकार को नहीं। उस पर ये हुआ कि बीजेपी बहुत ही ठंडा रवैया रहा, और जो गहलोत सरकार है उसने उस पर करीब 14,000 करोड़ का बजट भी एलोकेट कर दिया है, और वो ग्राउंड पे काम कुछ कुछ होने लगा है। इसको भुनाने की कोशिश करेंगे तो आपका ईस्टर्न राजस्थान जो मैं कहूँगा कि अभी थोड़ा सा फंसा हुआ है, और हमें अगले 3-4 दिन में देखना है उसमें और क्या होने वाला है। तो आप जाट छोड़ रहे हैं, धौलपुर के, भरतपुर के, वो जाट क्या करने जा रहे हैं? क्या किसान आंदोलन का उनके ऊपर कोई असर है, या फिर वो एक हिसाब से जो सांप्रदायिक राजनीति है बीजेपी की उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है? हाँ, देखिए, मैं इसको भी थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा, और आप तो खुद ही हरियाणा से, तो आप ज़्यादा समझते होंगे। एक ही जो जाति का हम कहते हैं ना कि जाति समीकरण होता है, मैं इससे एक विपरीत विचार रखता हूँ, जो जिसकी परीक्षा होनी है। क्योंकि हम रजनी कोठारी के प्रयोग के बाद ये एक चलन में आ गया कि हम इसको ऐसे बोलते हैं। आप देखिए, आप खुद जानते हैं कि अगर कोई जाति किसी लंबे समय तक किसी सीट पे काबिज हो जाती है तो सबसे बड़ी चुनौती उस जाति के अंदर अंदर से आती है। अंदर से आती है। तो अंदर से आने का मतलब क्या, वो विभाजित हो गई। तो हम जो कहते हैं कि जाट इधर चला जाएगा, गुजर इधर चला जाएगा, सिर्फ वो जातियां जो थ्रेटन्ड है, जैसे माइनॉरिटीज़ है, दलित है, या जो जो कॉर्नर्ड हैं, वो जातियां अपने प्रतिनिधि को पाके इकट्ठी हो सकती हैं, बाकी जातियां टूटने लग गई। अब वो बात रही नहीं है ना। तो मैं जातियों के समीकरण पे नहीं जा, मैं ऐसा मानता हूँ, जो मेरा थोड़ा सा फिर से एक अध्ययन का विषय है, मेरी एक कैलकुलेशन है जहाँ मैं लगभग कांग्रेस को एज देता हूँ, ईस्टर्न राजस्थान नहीं, ओवरऑल ही देता हूँ। मेरा एक तर्क ये है कि देखिए, ऐसा होता है कि जो वोटर है वो, हमने देखा पिछले 30 साल में कांग्रेस को और बीजेपी को जो मिनिमम वोट है वो करीब 32% मिलता है। तो इसका मतलब ये कि सारी हवाएं, सारी जातीय समीकरण उसमें शामिल हैं, और 2-3% के मार्जिन से, जैसे पिछली बार सरकार 0.54% के उससे मार्जिन से बनी है ना, करीब 1,69,000 वोट के अंदर से बनी है। तो जो वोटर है वो ये 65% वोटर ये कि इन दोनों जातियों, इन दोनों पार्टी का फिक्स है। और RLP है, इंडिपेंडेंट्स हैं, BSP है, जो पार्टी अपनी परफॉर्मेंस है, वो करीब 15% में और सिमट जाती हैं। तो जो 20% वोटर है ना राजस्थान का, उसको कोई आकर्षण चाहिए, वो किसी से नहीं बंधा हुआ। उसके लिए मात्र एक ही तरीका है, या तो आप उनको सीधा खरीद लो, ये बड़ा दुखद शब्द इस्तेमाल, लेकिन मैं इसको दूसरे ढंग से, ये जो वेलफेयर स्कीम्स है ना, ये उन्हें वहाँ सपोर्ट करेंगी। तो ये गारंटी, कांग्रेस की जो गारंटियां हैं, 7 गारंटियां हैं, ये उन 20% को अट्रैक्ट कर रही हैं, आपका मानना है? मेरा मानना है कि 20% में से वो 12-14% वोट ये लेके जाएंगे वो जी। और इसका मतलब है कि वो स्विंग हो जाएगा। तो इलेक्शन जैसा अभी दिख रहा है हमें, उससे अलग होगा, क्योंकि कांग्रेस लास्ट फेज में क्या बात करना शुरू करेगी प्रचार में कि यार आपको गारंटी चाहिए या विड्रॉ हो जाए। क्योंकि बीजेपी इसकी चर्चा ही नहीं करती, वो कहती है कन्हैया लाल, ये वो जो बातें करती है, जनता को वो प्रतिदान ही नहीं मिलती। कांग्रेस के फेलियर भी तो गिनवा रही है बीजेपी। सुनिए, मैं आप थोड़ी सी, क्योंकि हम दोनों मीडिया के स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा, मैं अमेरिकन इलेक्शंस के अध्ययन के आधार पर कह रहा हूँ, जो मीडिया में जो चर्चा होती है ना, वो मात्र इशू को कंफ्यूज करने के लिए होती हैं, जबकि ग्राउंड पे हम कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं। ग्राउंड पे कम्युनिकेशन, मैं फिलिप कॉटलर को कोट करके बताऊँ, कम्युनिकेशन होता है कंफर्मेशन एंड डायलॉग से। तो जो मैं और आप बात करते हैं ना अंदर, वो मीडिया की बात नहीं, अंदर अंदर तय करते हैं। तो हम बोलते हैं यार ये बात ठीक लग रही है, शायद ये ठीक है। कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, क्या करते हैं आप यार ये शर्ट अच्छी है, ये शर्ट सर ये कौन सी कंपनी की, कितने पैसे की, हम इस पर तय कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट अब जो पहले होता था, टॉप डाउन होता था, वो नहीं है। तो सामाजिक संरचना बदल रही है, लोग इंटरनेट सोसाइटी आ चुकी है, 0.4 0.5 कम्युनिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो जिन ग्राउंड से हम बात करते हैं वो चुनाव नहीं है ये, और ये देखना होगा। मतलब मैं भी पक्का नहीं कह सकता, पर मैं अध्ययन के रूप में कह रहा हूँ, ये चुनाव कुछ और है। और एक और सबसे बड़ी बात, ये चुनाव सबसे बड़ी चुनौती है। राजस्थान का जो एजेंडा है वो मोदी जी के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसका कारण है कि इतनी सारी वेलफेयर स्कीम के बाद 11% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रजिस्टर करी है राजस्थान ने। इसका मतलब कहीं कहीं मैं मान सकता हूँ कि बेस लो था, कोविड के बाद लो बेस था। इसका मतलब ये है कि अगर मानव केंद्रित विकास सोच पैदा की जाए तो और ज़्यादा इकोनॉमी को बढ़ाया जा सकता है ना।
तो और फिर क्या हुआ, अनसर्टेनिटी, जैसे हम ये कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो उसमें हमने देखा है, बहुत सारी स्टडीज़ बताती हैं, अगर एक बीमार पड़ जाए, पर अमेरिका में भी 30% लोग एक बीमारी के बाद गरीबी की रेखा से नीचे चले जाते हैं। तो जब इतना अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम दे रखा है, तो 2-3 जगह की सुरक्षा की ज़रूरत होती है कि आप अच्छे स्कूलिंग की व्यवस्था करें, आप एजुकेशन, आप हेल्थ केयर की व्यवस्था करें। ये आप ये भी मानिए कि जो बहुत सारे पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं वो ये बात बोलते हैं कि आजकल जो नैरेटिव है जी, वो प्रधान होता है, और एक हिसाब से कहीं ना कहीं जो कई लोग इसको पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी भी बोल रहे हैं, कहीं कोई कुछ कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये भी दिखता है कि नैरेटिव कई बार हावी भी होता है। कहीं नैरेटिव जो बीजेपी का है, सांप्रदायिक नैरेटिव, कहीं इन गारंटियों को दबा तो नहीं लेगा? जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि मैं जानबूझ के फिर से हेल्थ पे लौट के आऊँगा। सबसे ताकतवर नैरेटिव है हेल्थ। सवाल है आप पेश कैसे करते हैं उसको। आप अगर लोगों के दर्द को मरते हुए दिखा के और जगह जगह प्रचार कर दोगे तो ये सब धरा रह जाएगा। लोगों की अपनी जीवन की आखिरी सांसों की चिंता होती है ना। इसमें पूरा इमोशनल एलिमेंट है। मुझे नहीं पता इनका प्रचार तंत्र आगे क्या रणनीति बनाता है, लेकिन अगर मेरे से कहे तो मैं निश्चित तौर पे इसको एक बहुत बड़ा इमोशनल इशू बना सकते हैं, और इमोशनल इशू बनते ही और सब इशू पीछे हो जाते हैं। और इसमें गहलोत साहब ने जो नियम थे, वो जो राइट टू हेल्थ का था, उसमें ठीक है उन्होंने एक्ट की एक फॉर्मेशन करी, लेकिन उसके जो नियम वगैरह आने थे, रेगुलेशंस आनी थी, वो कहाँ, वो तो नहीं कर पाए। नहीं, लेकिन जैसे आपको देखो, बड़े मैं मिडिल क्लास से हूँ। मेरी बहन ने सर्जरी कराई नी रिप्लेसमेंट की, बहुत साल से सोच रही थी। मात्र 37 रुपये लगे उनके 3.5 लाख की सर्जरी में, नी रिप्लेसमेंट में। अब आप बताइए मेरे से कोई क्या समझा पाएगा ये बातें कह के, है ना। तो ऐसे मुझे उदाहरण अपने आसपास बहुत मिल रहे हैं, और हेल्थ का बेनिफिट 25 परिवारों में से 2-4 परिवार आपको निश्चित तौर पे दिख जाते हैं, क्योंकि ये योजना है ना हेल्थ वाली, उन्होंने पहले चला दी। ऐसे भी जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में बोला जाता है कि आपको टच पॉइंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं। मतलब आप क्या करें, सारी चीज़ें देने के बजाय आप किस्तों में दें, तो क्या होता है, पिछला विश्वास अगले विश्वास को लेके आगे बढ़ता है। अगर गहलोत साहब ने कुछ किया हुआ है तो अगली गारंटी देंगे, उस पर विश्वास के चांसेस बहुत हैं। अगर एक साथ सब कुछ कर देते तो लोग फिर क्या बोलते हैं, थैंकलेस हो जाते हैं, और अरे और भी उम्मीद कर रहे हैं, तो फिर वो उल्टा नेगेटिव जा सकता है। तो जो टुकड़े टुकड़े में करके जो देने का होता है ना तरीका, वो आपको एक विश्वास की यात्रा पे लेके जाता है और कमिटमेंट क्रिएट करने के चांसेस मुझे लगता है काफ़ी अच्छी रणनीति से लड़ रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि बूथ लेवल पे वो अपने लोगों को क्या मैसेज, बूथ तक इंश्योर कर लेंगे, घर घर का विजिट इंश्योर कर लिया तो ये चुनाव कांग्रेस के हाथ में संभव है। हमारे साथ अखलाक उस्मानी साहब हैं। सर, सभी ये जानना चाहते हैं कि राजस्थान के पेट में क्या है, नागौर, जोधपुर, या फिर एक हिसाब से ये मान के चलिए कि ये कहा जा रहा है कि पेट में अन्याय बैठे हैं, तो वो क्या चल रहा है उस पेट में राजस्थान के? मुझे लगता है कि हमें बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के लिए तैयार रहना चाहिए। मिसाल के तौर पे जो राजस्थान में नागौर की सबसे बड़ी जो डिबेटेबल सीट है वो डीडवाना है। डीडवाना में अंतिम लिस्ट तक यूनुस खान जी ने उसका इंतज़ार किया, और जब उनका नाम लिस्ट में नहीं आया तो फिर उन्होंने वो कांग्रेस भी ज्वाइन कर सकते थे, ऐसी खबरें आई मीडिया में, लेकिन फिर उन्होंने निर्दलीय का पर्चा भरा। तो यूनुस खान को मैं आपको रोक रहा हूँ। यूनुस खान आखिरी बीजेपी कैंडिडेट, मुस्लिम बीजेपी कैंडिडेट, उसके बाद बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया, और वो शायद वसुंधरा राजे की सरकार में मंत्री भी थे। पिछली बीजेपी की जो लिस्ट है पिछले इलेक्शन की, यानी 2018 की, उसमें वो अकेले मुस्लिम कैंडिडेट थे, और इस बार राजस्थान से बीजेपी की लिस्ट में 0 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। तो ऐसा शायद बीजेपी की तरफ से मैसेज दिया जा रहा है कि हम मुसलमानों को तवज्जो नहीं देते हैं। तो ये मैसेज जो है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मोस्टली कांग्रेस को हेल्प करने जा रहा है, क्योंकि उनके 15 टिकट हैं, और डीडवाना इसमें थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल है, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की तरफ से भी कांग्रेस ने पॉलिसी अपनाई थी कि जो वर्तमान विधायक हैं हम उन्हीं को टिकट देंगे, तो उन्होंने चेतन जी को टिकट दिया है, जो हमारी वर्तमान विधायक भी हैं, और यूनुस जी वहाँ से निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो अगर बाकी समीकरण देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि कई सीटों पे उलटफेर होगा। जैसा आपने सवाल पूछा था लार्जर नागौर के पूरे इलाके के बारे में, तो आरएलपी का पूरा जो गढ़ है वो खींवसर से चलता है, यानी जो हनुमान बेनीवाल साहब की जो पार्टी है वो पूरी खींवसर से चलती है। तो कम से कम 2 से 3 सीटें नागौर से वो निकालेंगे, और हमें बाकी भी सीटों पे उलटफेर का इंतज़ार करना चाहिए। मकराना में बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया है, और सामने अगेन जाकिर केसावत हैं जो कांग्रेस की तरफ से हैं। तो नागौर अकेला ऐसा ज़िला है राजस्थान में जहां पर जाट और मुसलमान लगभग बराबर हैं।
और यही तय करते हैं कि विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व कौन करेगा। नागौर में जो कि स्वाभाविक रूप से मुस्लिम सीट है कांग्रेस की तरफ से, अगर हम कांग्रेस के एंगल से बात करें, वहाँ नागौर से मुस्लिम का टिकट काट के हरिंदर मिर्धा जी को दिया गया। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हमें बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए नागौर से कम। और शेखावाटी रीजन है, उसको आप कैसे देखते हैं कि उसमें क्या दिख रहा है मोटा मोटा बीजेपी और कांग्रेस में? देखिए, जब हम चुनाव विश्लेषण करते हैं तो मनदीप जी, आप जानते हैं कि कुछ वोट फिक्स होते हैं पार्टी के और कुछ वोट होते हैं कैंडिडेट के। मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को थोड़ी सी लीड इसलिए है क्योंकि जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं गई हैं, उन जन कल्याणकारी योजनाओं से विधायक अपने लोगों का काम करा पाए हैं। जैसे अभी संजय जी ने बताया कि बहुत सारे लोगों का फ्री में इलाज हुआ, अनुप्रति योजनाएं हैं, बहुत सारे नए मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं, कृषि विश्वविद्यालय खुले हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका पूरे मीडिया में बात नहीं हो रही है, 42 नए एग्रीकल्चर कॉलेज खुले हैं। और किसानों के जो बच्चे हैं जिनको पढ़ाई के लिए जो मानते थे कि उन्हें एक नई एजुकेशन यानी एक उभरता हुआ एंटरप्रेन्योरशिप में उनको एडमिशन मिलना चाहिए, मुझे लग रहा है कि एजुकेशन की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो कांग्रेस को एक पुश तो दे रही हैं, और अब शेखावाटी में भी इसका प्रभाव देख रहा हूं मैं। तो एक मैं थोड़ा सा आपको कैंपेन के लिहाज से भी समझना चाह रहा हूँ। आपने बीजेपी का कैंपेन देखा होगा, कांग्रेस का कैंपेन भी देखा होगा, मतलब जो आप थोड़ा पीआर को भी समझते हैं, तो आपको पीआर के लिहाज से क्या कौन सी बेटर लग रही है? कांग्रेस बेटर लग रही है या बीजेपी बेटर लग रही है? कांग्रेस ने शायद डिजाइन बॉक्स वगैरह को भी हायर किया है, बीजेपी के अपनी किस्म का IT सेल है और वो अपनी किस्म से करते हैं। लेकिन इस पूरे मतलब दोनों के IT सेल को देख के, दोनों का पीआर को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया को कांग्रेस ने अच्छे से मैनेज किया, और उसका सबसे बड़ा वजह यह है कि विज्ञापन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे कांग्रेस पार्टी ने खर्च किया। दूसरा ये कि जो एडवर्टाइजिंग है उसमें काफ़ी मॉडर्निटी उन्होंने इस्तेमाल की, और जिस एजेंसी का आप नाम ले रहे हैं उनको हायर किया, और उन्होंने अशोक गहलोत जी को एक चेहरे के रूप में स्थापित किया। जब थोड़ा कांग्रेस को फिर ये फील हुआ कि शायद हम कहीं डोटासरा जी को पीछे छोड़ रहे हैं, तो बाद में उनका चेहरा भी लाया गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कैंपेन के मामले में मेन स्ट्रीम मीडिया को साथ लेकर कांग्रेस ने काफ़ी सफलतापूर्वक अपना प्रोग्राम चलाया है। बीजेपी की बात है तो मोदी साहब के चेहरे के उस पे हैं। अगर आप बीजेपी का पोस्टर देखेंगे तो उसमें 6 चेहरे हैं। सबसे आगे सबसे बड़े चेहरे के तौर पे मोदी साहब हैं, और उनके साथ CP जोशी हैं, और JP नड्डा साहब हैं, राजेंद्र राठौड़ जी हैं, और वसुंधरा राजे जी हैं। तो होता यह है कि पॉलिटिकल पोस्टर को पढ़ने वाले लोग ऐसा कहते हैं कि आप चेहरे को सेंटीमीटर में नापिए, कौन कितना बड़ा है उससे तय होगा। तो इस पोस्टर में यानी बीजेपी के पोस्टर में जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि वसुंधरा जी के चेहरे का साइज़ वही है जो राजेंद्र राठौड़ जी का है, वही CP जोशी साहब का है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी किसी चेहरे को आगे नहीं कर रही है, और कांग्रेस ने स्वाभाविक रूप से अशोक गहलोत जी को आगे किया है। तो ये पूरा चुनाव कैंपेन के लिहाज से गहलोत वर्सेस मोदी हो गया है, और गहलोत साहब जहाँ पर भी जा रहे हैं तो वो अपने प्रचार में ये कह रहे हैं कि भाई राजस्थान का भला कौन कर सकता है, तो यहाँ के आदमी को। भूपेश बघेल साहब से भी इस तरह की बात मैंने सुनी। तो मुझे लग रहा है कि स्थानीयता को आगे रखकर कांग्रेस शायद कैंपेन में भी आगे लग रही है। कैंपेन में आगे है। तो हमारे साथ अभी तबीना से हम जरूर बात करेंगे। हमारे साथ तबीना अंजुम है, जो कि 15 साल से पत्रकारिता में है, और अब थोड़े दिनों में ऑथर भी हो जाएंगे, और उनकी किताब भी आ रही है राजस्थान पॉलिटिक्स पे। तो तबीना, आप भी 15 साल से राजस्थान को देख रहे हैं और किताब भी आप लिख रहे हैं राजस्थान की पॉलिटिक्स के ऊपर। औरतों की बड़ी बात हो रही है राजस्थान में, मतलब जो अशोक गहलोत साहब हैं वो भी लगातार बात कर रहे हैं गारंटीज़ में, और दूसरा एक हिसाब से जो वुमेन रिजर्वेशन वाला मामला है, हालांकि हम सीटें जो टिकटें बटी हैं औरतों को उतनी देखते नहीं है, लेकिन वुमेन रिजर्वेशन के बाद राजस्थान की पॉलिटिक्स में ठीक ठाक औरतों के, कई औरतें ऐसी भी हैं जिनका ठीक ठाक रुतबा भी है, दिव्या मदेरना हो या फिर दूसरी और कई वुमेन कैंडिडेट्स हों, दिया कुमारी हों, वसुंधरा राजे हों, काफ़ी इनका चर्चा रहता है। तो औरतों के लिहाज से इस इलेक्शन में क्या है और आप कैसे देख रहे हैं? हाय मनदीप, नाइस टू बी ऑन योर शो। अगर हम लोग रिजर्वेशन की बात करें, अभी जो कि पार्लियामेंट ने पास किया है 33% रिजर्वेशन, और अभी चुनाव आ रहे हैं, हम राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान में देखा गया है कि 200 में से 28 सीट्स कांग्रेस ने दी है महिलाओं को, और बीजेपी ने 20 सीट्स दी है। तो अगर आप परसेंटेज निकालें तो 14% कांग्रेस का निकल रहा है और करीबी 10% आपका बीजेपी का निकल। तो रिजर्वेशन 33 तो बहुत दूर है, हम तो है ना 10-15 तक भी नहीं पहुंच रहे हैं। हाँ,
और बहुत मुश्किल से ये जो ऑलरेडी कोई ज़्यादा नए कैंडिडेट्स नहीं हैं जो विमेन कैंडिडेट्स आए, एक दो इक्का दुक्का छोड़ के, जैसे शिखा मिल बराला हो गई आपके कांग्रेस से, ऐसे बीजेपी से एक आध है, बट आप मतलब ओवरऑल हाँ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी उनकी काटी भी ज़्यादा नहीं है किसी की, सिवाय एक एक आपके रामगढ़ अलवर से काटी गई और सफ़िया ज़ुबैर की, पर उनके हस्बैंड को टिकट दिया गया। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ का 2018 का जो चुनाव है, और अगर आप डेटा देखेंगे उस चुनाव का, यहाँ वोटिंग परसेंटेज 74% रहा था, और उस 74% में 73% मेल्स वोटेड एंड 74% आपके फीमेल्स ने वोट किया। तो वोटिंग परसेंटेज ऑफ राजस्थान वाज मच हायर, है ना, अगर हम विमेन को लेते हैं। सो इंटरेस्टिंगली, है ना, और इस बार वी हैव 80,000 मोर विमेन वोटर्स, 80,000 विमेन वोटर्स और है। और आई मीन उसके बावजूद अगर आप देख रहे हैं, जैसे ट्रांसजेंडर्स इस बार बहुत ज़्यादा है, इंटरेस्टिंगली यूथ ज़्यादा है। लास्ट टाइम जब चुनाव हुए थे 300 कुछ थे, इस बार 800 कुछ है। तो ये मुद्दे, ये चीज़ें अभी भी आई थिंक इट्स अ लॉन्ग फाइट। और सबसे ज़्यादा जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें ज़्यादा विमेन वोटर्स है। करौली में सिर्फ आपका जो सेक्स रेशियो है क्योंकि सही नहीं है, और वहाँ पे काफ़ी कम फीमेल वोटर्स है। आपका दूसरा सवाल था जो ये गारंटी स्कीम्स में जबकि जिक्र होता है, बात होती है महिलाओं की, उनके मुद्दों की, उनके बारे में बात होती है। आज बीजेपी का, जैसे कांग्रेस की 7 गारंटी स्कीम्स आप जानते हैं, उसमें वो लोगों ने प्रॉमिस किया है कि महिला को वो जो हेड ऑफ द फैमिली होगा उसको 10,000 रुपीज़ देंगे, है ना। ऐसे कई चीज़ें अगर हम अब बीजेपी की, क्योंकि आज घोषणा पत्र का जो आज उन्होंने अपना लॉन्च किया, तो उसमें महिलाओं को लेके सेम है, वही है, स्कूटर है ना, उन्होंने भी सेम फीमेल्स पे स्ट्रेस किया है। और एक इंटरेस्टिंग बीजेपी के इसमें हमें लगा जो उज्ज्वला जो योजना है उसमें वो कह रहे हैं कि 450 पे अब हम गैस सिलेंडर देंगे। और दूसरी चीज़ जो उसमें एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लाया है ना, बीजेपी ने वो लाया पेपर लीक का मामला, कि पेपर लीक के मामले के लिए वो एक कमेटी गठन करेंगे। मतलब उनके मैनिफेस्टो में ये वाला चीज़ आया, ये काउंटर करने का। I mean, focus is on women, focus is on girl education, but when it comes to electoral politics, when it comes to, you know, having your female candidates, you don't see there is rise in the number. एक मतलब आपकी किताब भी आ रही है एक हिसाब से, तो उस किताब का भी आप थोड़ा बता दीजिए कि उसमें आप क्या लिख रही हैं और कब तक आ जाएगी, ताकि एक थोड़ा सा हम भी उत्साहित रहते हैं। जब मैं राजस्थान आ रहा था तो मैंने कई लोगों से पूछा कि राजस्थान की पॉलिटिक्स की कोई सीरियस किताब क्या मिल जाएगी, तो नहीं मिली। तो उस कमी को आप फुलफिल करने जा रही हैं, तो एक किताब का आप थोड़ा जिक्र कर दें। ये जो किताब है ये राजस्थान पॉलिटिक्स पे है, ये पैन मैकमिलन पब्लिशर इसको पब्लिश कर रहा है। ये स्प्रिंग ऑफ 2024 में ये किताब आएंगी। ये किताब मैं अपने कलीग, अपने एक जर्नलिस्ट फ्रेंड दीप मुखर्जी जो इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं, उनके साथ लिख रही हूँ। हम 2020 से जो आपको दिक्कत आया वही हमारे भी आया, क्योंकि 2018 के चुनाव के टाइम, 2013 के चुनाव के टाइम जब कवर कर रहे थे तो मैं एक अच्छा सा इंग्लिश में नॉन फिक्शन बुक ढूंढ रही थी। हिंदी में तो कई थी, पर क्योंकि है ना यू राइट इन इंग्लिश, और इंग्लिश में नहीं मिल रहा था मेरे को एक अच्छी नॉन फिक्शन किसी के द्वारा लिखी हुई। और बहुत पुरानी एक रिचर्ड सेसॉन की किताब थी, और वो 70s में लिखी थी, जिसको हम पढ़ा करते थे। तो 2020 में जब राजस्थान पॉलिटिक्स का जब टर्मोइल हो रहा था कांग्रेस में 2020 जून में, तो इट वाज कोविड था, है ना, और अपना रिपोर्टिंग कर रहे थे साथ में। तो हम दोनों ने सोचा एक दिन ऐसे बैठ के, यार हम लोग रोज़ स्टोरीज़ लिखते हैं, क्यों ना हम है ना किताब लिखे। और क्योंकि हम दोनों ही आउटसाइडर्स हैं, राजस्थान से नहीं है, पर राजस्थान को हमने काम किया है, यहाँ पढ़ा है, लिखा है, और 15 साल से कई है ना समुदाय, कई चीज़ें, यहाँ का इलेक्टोरल, यहाँ का पॉलिटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा है, हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगा है। तो हमने सोचा कि इसको मिलके हम लोग एक वेल रिसर्च्ड किताब, तो पहले किताब ने कई शेप लिए, तो 2020 में लिखे, 2022 में कंप्लीट करी, अब बस वो आने वाली है। लेकिन जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही, इसमें हमारे काफ़ी फील्ड नोट्स है ना, क्योंकि राजस्थान में कास्ट,
कलर, आपका मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, ट्राइबल इश्यूज़, आई मीन सब कुछ आप जर्नलिस्ट के लेंस से कैसे देखते हो, पेन से कैसे देखते हो। आई मीन कई सारे फील्ड नोट्स होते हैं जो आप अपनी रिपोर्ट आज में नहीं लिखते, तो उनको हमने सोचा कि हम इस किताब में। जी, किताब के लिए आपको बहुत बहुत Thank you, शुक्रिया। लेकिन मैं ख़त्म करना चाहूँगा त्रिभुवन के साथ ही। त्रिभुवन जी से मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि जो राजघराने हैं, राजघरानों का बड़ा जिक्र आया। एक लेख भी मैंने कहीं पढ़ रहा था, तो उसमें कहा गया कि जो राजघराने हैं राजस्थान की पॉलिटिक्स में, वो इनवैलिड नहीं हुए हैं। तो और समाज का कैरेक्टर भी कई बार देखा जाता है कि ये क्या सच में ही डेमोक्रेसी पसर रही है, या फिर इसका सेमी फ्यूडल या फ्यूडल कैरेक्टर रूरल सोसाइटी में या शहर में या राजस्थान में आपको देखने को मिल रहा है। इस पूरे जो एक पूरा परिवार का, रजवाड़ों का और एक राजघरानों का जो ये मामला है, इसको आप सामाजिक तौर पर राजस्थान के समाज में आप कैसे देखते हैं, और क्या ये राजनीति पे असर डाल रहा है इस समय? देखिए, जब आज़ादी का आंदोलन चला, आज़ादी के आंदोलन में राजस्थान में काफ़ी बड़े आंदोलन हुए, और राजस्थान उन प्रदेशों में है जहां 1857 से भी पहले आज़ादी की अलख जगनी शुरू हो गई थी। रजवाड़ों के खिलाफ प्रजामंडल और प्रजा परिषद के आंदोलन हुए, लेकिन उन रजवाड़ों के प्रति वैमनस्य या जो उन्हें इरेलीवेंट करते हुए लोकतांत्रिक होने का भाव था, आज़ादी और स्वतंत्रता का, समता का जो भाव था, जो मूल्य बाद में संविधान में प्रदत्त किए गए, जो न्याय की भावना थी, वो उनके साथ साथ एक चीज़ रजवाड़ों की हमेशा से लोगों के बीच में बहुत ताकतवर रही है, और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनकर के आए हुए हमारे जनप्रतिनिधि थे, उनमें वो बहुत कमज़ोर स्तर पर रही है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होते हुए भी। खासकर जो न्याय के मामले थे, जहाँ कहीं अन्याय होता था, वहाँ अगर कोई कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी उनके पास पहुँच जाता था, तो चाहे वो जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह रहे हों, या उदयपुर के महाराणाओं के किस्से हों, या बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह हों, उनके बहुत सारे ऐसे किस्से आज भी नज़ीर के रूप में पेश किए जाते हैं, जहां बताया जाता है कि न्याय ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमारा जो लोकतांत्रिक समाज की जो व्यवस्था के लोग आए, चुन करके आए, वो जब सत्ता में बैठे तो वो न्याय नहीं करते। वो इस बात में फ़र्क करते हैं कि वो मेरी पार्टी का है या आपकी पार्टी का है। जब ये दुभांत या दोहरा व्यवहार देखते हैं वो लोग, तो लोगों में कहीं राजनेताओं का सम्मान कम होता है। आज़ादी के आंदोलन के बाद में जब राजघराने छिटक गए, दूर चले गए, और वो लोगों ने अपने जनप्रतिनिधि चुने, और उन्होंने कहा कि हमारे लोग हैं, वो हमारे साथ बहुत बेहतर हमें सुविधाएं दिलाएंगे, हमारे साथ बेहतर न्याय करेंगे, वो हमें जातिवाद से मुक्ति दिलाएंगे, वो हमें धार्मिक कट्टरता से मुक्ति दिलाएंगे, वो हमारे साथ हमें अच्छी शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था देंगे। जब इन सारे पैमानों पर हमारे निर्वाचित जो लोग थे उनको विफल होते हुए उन्होंने देखा, तो पुराने राजनेताओं के प्रति जो एक वितृष्णा का भाव था वो समाप्त हुआ, और लोग इनके प्रति भी एक स्वीकृति का भाव हुआ, और उसके बाद राजस्थान में राजघराने फिर आने लगे। और आज ये स्थिति है कि जो आम निर्वाचित व्यक्ति है उसकी तुलना में जब कोई राजघराने से व्यक्ति आता है तो उसको ज़्यादा सम्मान मिलता है। तो क्या 2023 के चुनाव में आपको दिख रहे हैं राजघराने डोमिनेट करते हुए? नहीं, 2023 का चुनाव हो या 2018 का चुनाव हो, अलग अलग जगहों पर वो लोग जीतते और हारते रहे हैं। जैसे जयपुर राजघराना से संबंधित दिया कुमारी हैं, वो हल्दी घाटी जिस एरिया में पड़ता है वहाँ से पिछली बार वो राजसमंद से सांसद थी, उससे पहले वो सवाई माधोपुर से विधायक रहीं। इस बार जो उदयपुर का महाराणा परिवार है, महेंद्र सिंह मेवाड़, उनके बेटे सीपी जोशी के खिलाफ, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं। और बीकानेर से सिद्धि कुमारी हैं। ऐसे बहुत सारे नाम अलग अलग जगहों पर, रणधीर, छोटे ठिकानेदार और जागीरदार परिवारों के लोग हैं, वो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। कोटा में है या बीकानेर में है या भिंडर है, ऐसे करौली का है, या भरतपुर का जो राजघराना है, धौलपुर राजघराने की वसुंधरा राजे जो हैं वो राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं। तो सारे लोग इस तरह से हर जगह उनको लोगों ने उनकी हैसियत और उनके कोशिशों के अनुसार भाव दिया है।
जी शुक्रिया त्रिभुवन। तो ये राजस्थान के हमारे वरिष्ठ पत्रकार थे जिनसे हमने बात की और एक हिसाब से चुनाव को समझने की कोशिश की। जो बाहर से हम लोग आते हैं और जो धारणाएं, जो सवाल लेकर आते हैं, वो आप तक रखे हैं। आगे हम अलग अलग जगहों पर जाएंगे और लोगों से बात करेंगे, तो जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे। ये एक न्यूज़ एनालिसिस कह लीजिए या फिर एक हिसाब से चुनाव में जो हम धारणाएं लेकर आए थे उनका एनालिसिस कह लीजिए। ये था। शुक्रिया।